हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम क्लास 9th का जो हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 6 है टिश्यूज, इसका हम ये एनिमल टिश्यूज का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में बच्चों हमने एनिमल टिश्यू जो हमारे मेन 4 प्रकार के होते हैं, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। इसमें से इपिथेलियल टिश्यू हमने कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे बच्चों कनेक्टिव टिश्यू। लेंथी टॉपिक है तो हो सकता है पूरा न हो पाए, जितना हो पाएगा हम देख लेते हैं, ठीक है। सो बच्चों कनेक्टिव टिश्यू ये है पार्ट बी। पार्ट ए हमारा इपिथेलियल था, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू इन जनरल खुद से बता रहा है कि कनेक्ट करने वाला टिश्यू, अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स है, बॉडी सिस्टम से इसको क्या करता है, जोड़ने वाला, उनके बीच में लिंक स्थापित करने वाला टिश्यू है। तो देखते हैं इसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो कनेक्टिव टिश्यू, व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज? पॉइंट नंबर 1, इट कनेक्ट्स वेरियस बॉडी पार्ट्स, बॉडी के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अगला क्या, इसके सेल्स का अरेंजमेंट जो होता है इपिथेलियल टिश्यू के सेल्स के अरेंजमेंट के बिल्कुल विपरीत है। इपिथेलियम में जो सेल्स थे बिल्कुल पास पास टाइटली पैक्ड होते थे, बीच में कोई गैप नहीं होता था उनके। मैंने बताया था एग्जांपल, फर्श पे फ्लोरिंग पे जो टाइल्स होती हैं या जो मार्बल के पीसेस है वो बिल्कुल गैप नहीं होता, जबकि इसमें जो होता है सेल्स खुले खुले दूर दूर लूजली स्पेस्ड है। समझ में आ गया? ये जैसे आप मैदान में जाओ और मैदान में आपने कुछ ईंटें, कोई एक इधर फेंक दे, एक उधर फेंक दे, एक उधर फेंक दे, तो पूरी तरह तो मिट्टी है और ईंट कहीं 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 पड़ी हुई। तो इस प्रकार से खुले खुले दूर दूर होते हैं ये सेल्स, ठीक है। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सेल्स आर लूजली स्पेस्ड एंड आर एम्बेडेड इन एन इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। तो सेल्स, अब सेल्स के अलावा उसके सेल्स के बीच में जो भी चीज है वो कुछ मटेरियल भरा हुआ है, इस मटेरियल को कहते हैं इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। इंटर मतलब बिटवीन सेल्स, सेल्स के बीच में कोई पदार्थ भरा हुआ है। अब ये जो मैट्रिक्स है ना बच्चों, इसके अंदर ये सेल्स पड़े रहते हैं चार तरफ से, खुले खुले दूर दूर। और ये मैट्रिक्स बच्चों 3 अवस्थाओं में हो सकता है। इट कैन बी लिक्विड, फ्लूइड हो सकता है, बहने वाला तरल। इट कैन बी सेमी सॉलिड, जेली लाइक हो सकता है, और इट कैन बी सॉलिड। तो मैट्रिक्स का प्रकार अलग अलग होगा। मैट्रिक्स फ्लूइड हो सकता है, जेली हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, और मैट्रिक्स की भिन्नता ही उसके फंक्शंस में भिन्नता लाती है। डिफरेंट मैट्रिक्स मतलब डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स है उसका प्रकार डिसाइड करेगा कि उसका काम क्या होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज, द सेल्स आर लूजली स्पेस्ड एंड आर एम्बेडेड इन एन इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। चारों तरफ, सेल्स के चारों तरफ जो भी भरा हुआ है मटेरियल, दैट इज मैट्रिक्स। एंड डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, कार्य के आधार पर, फंक्शन टिश्यू का काम क्या है उस पर डिपेंड करता है। द मैट्रिक्स में भी फ्लूइड, जेली लाइक और सॉलिड। जेली लाइक को हम सेमी सॉलिड भी कह सकते हैं, पेस्ट के रूप में, जेल के रूप में, ठीक। चलिए, ये टिश्यू बच्चों 7 प्रकार का है। अब उसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ब्लड बच्चों। बहुत डिटेल में बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको काफी डिटेल में बता रहा हूं। ब्लड जो है, जो ब्लड हमारा है बच्चों, डेफिनेशन इसकी है, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ वेल डिफाइंड ट्यूब्स में बहता है। इन ट्यूब्स को हम कहते हैं वेसल्स, ब्लड वेसल्स। और ये ट्यूब्स 2 प्रकार की, हमारे आर्टरीज और वीन्स, और बाद में इनकी फाइन ब्रांचेस जो हो जाती है उनको कैपिलरीज बोल देते हैं। सो इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, विच फ्लोज इन वेल डिफाइंड वेसल्स। कुछ ट्यूब्स में बहता है, बंद ट्यूबों में, इनको आर्टरीज और वीन्स कहते हैं। आर्टरीज ऑक्सीजन रिच प्योर ब्लड कैरी करता है, वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ब्लड के बारे में बता देते हैं। फ्लूइड मैट्रिक्स, अब क्योंकि मैंने बताया मैट्रिक्स है, तो अगर फ्लूइड मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स लिक्विड है, तो ये ब्लड है, क्योंकि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो लिक्विड मैट्रिक्स है, पानी नुमा, पानी की तरह है, पतला तरल, और उसके अंदर सेल्स इधर उधर भरे पड़े हैं, जगह जगह डूब के इधर उधर तैरते रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वो जो लिक्विड मैट्रिक्स है, फ्लूइड मैट्रिक्स है, उसी को प्लाज्मा कहते हैं। जो ब्लड का लिक्विड मैट्रिक्स है, अधिकतर 95% पानी ही है वो, ठीक है। स्ट्रॉ कलर्ड, पेल कलर्ड या ट्रांसपेरेंट वाटरी सब्सटेंस है, ठीक। सो द फ्लूइड मैट्रिक्स पार्ट इज कॉल्ड प्लाज्मा एंड इट इज ट्रांसपेरेंट लिक्विड, पारदर्शी लिक्विड है, और उसमें कई प्रकार के सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड हैं। मोस्टली पानी है 95%, अपार्ट फ्रॉम वाटर इट कंटेन्स डिसॉल्व्ड प्रोटीन, छोटे मोटे प्रोटीन है, बड़े प्रोटीन नहीं है। हॉर्मोन्स हमारे, ये भी प्रोटीन नेचर ही होता है इनका, और साथ में क्या, कुछ सॉल्ट्स, मिनरल्स घुले होते हैं, ठीक। ये है फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। तो बेसिकली बच्चों ये जो हमारा ब्लड है, अगर इसका कंपोजिशन हम देखें तो ब्लड इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द मैट्रिक्स पार्ट इज कॉल्ड प्लाज्मा एंड प्लाज्मा कंटेन्स सम स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर्स को कर्पस्कल्स कहते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये 3 प्रकार के हैं, सेल्स ही कह लो चाहे तो उनको। पहला है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। मैं बच्चों पहले बता चुका हूं, सेल वो जिसमें 3 हिस्से पक्का पक्का हो, सेल मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियस हो और साइटोप्लाज्म। ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस और ये है साइटोप्लाज्म। इन 3 में से एक भी एब्सेंट होगा ना तो सेल नहीं कहलाएगा बच्चों। आरबीसी इन तीनों में से एकमात्र ऐसा सेल है जिसमें कि, सेल तो क्या है, इसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता,
अर्ली स्टेज में होता है, जब मैच्योर हो जाते हैं न्यूक्लियस गायब हो जाता है। अब न्यूक्लियस नहीं है तो भैया बिना न्यूक्लियस के तो पूरा सेल का दर्जा नहीं मिल सकता। इसको कर्पस्कल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? कर्पस्कल। तो आरबीसी में सी का फुल फॉर्म सेल नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट ए सेल बिकॉज इट डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस। अर्ली स्टेज में होता है, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक, सो ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। हमारे शरीर के सबसे छोटे आकार के सेल्स हैं ये। कितने? सबसे छोटे। डब्ल्यूबीसी उनसे बड़े हैं, प्लेटलेट्स मीडियम साइज के हैं। इन दोनों में न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो देखेंगे इन तीनों को कलेक्टिवली मिला के कर्पस्कल्स कहा गया है। अब इनके कामकाज देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आरबीसीज। बच्चों आरबीसी जो होता है, शेप इसका होता है फ्लैट, डिस्क के जैसा। जैसे जेम्स खाए होंगे आपने, जेम्स, या फिर बिल्कुल इस प्रकार का फ्लैट, सेंटर से पिचका हुआ और किनारे पे उभरा हुआ, इस प्रकार का। ठीक है, या तो ऐसा होगा या डिस्क जैसा होगा। ठीक है, जेम्स जैसा। ओके, सबसे पहले इनका जो रेड कलर है वो क्यों होता है? बच्चों इनमें एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ये ऑक्सीजन और CO2 को बाइंड कर करके इधर से उधर लाने ले जाने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन जो है ये दो अलग अलग कंपोनेंट्स का बना है। इसका प्रोटीन पार्ट तो हीम कहलाता है, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको पोरफायरिन बोलते हैं। ये पिगमेंट है। तो रेड कलर देने वाला जो पिगमेंट है वो पोरफायरिन है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। कंबाइंड प्रोटीन प्लस पिगमेंट है। पिगमेंट उसको रेड कलर देता है और प्रोटीन पार्ट ऑक्सीजन को और CO2 को बाइंड करने का काम करता है। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। तो ऑल्सो कॉल्ड रेड ब्लड कर्पस्कल्स। कर्पस्कल्स क्यों? न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, मैच्योर आरबीसी में इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन एंड कैरी O2 एंड CO2 इन द ब्लड। ब्लड में ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का काम करता है आरबीसीज। स्मॉलेस्ट सेल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे साइज, हमारे बॉडी के सबसे छोटे आकार के सेल्स हैं। और ये देख लो करीब मान लो अंदाजन 0.009 mm, मतलब 1 मिलीमीटर में कम से कम 1000 के करीब सेल्स को की लाइन लगाई जा सकती है। 1 मिलीमीटर गैप में नियरली 1000 सेल्स की लाइन लगाई जा सकती है। 0.009 mm इनका साइज है, सबसे छोटे सेल्स। ठीक है, उसके बाद नॉन न्यूक्लिएटेड, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। अर्ली स्टेज में होता है, बाद में गायब हो जाता है। फॉर्म्ड इन बोन मैरो। फैक्ट्री कहाँ है आरबीसी बनने की? आरबीसी जो होते हैं बच्चों हमारे बोन मैरो में बनते हैं। हमारे हाथों की और पैरों की जो लंबी वाली हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों के सेंटर में कुछ खोखला स्थान होता है। तो यहाँ पे कुछ खाली गैप होता है हड्डियों के बीच में, सेंटर में, और यहाँ पे स्पेशलाइज्ड जेली लाइक सब्सटेंस टिश्यू भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं। तो ये जो बोन मैरो है वो ये चीज है। समझ में आ गया? तो बोन मैरो के अंदर बनता है ये तुम्हारी हाथ और पैरों की जो हड्डियां, लंबी हड्डियां होती हैं, उनके अंदर बोन मैरो, वहां पे बनता है क्या? आरबीसीज। इनकी फैक्ट्री साइट डिस्क शेप्ड सेल्स, पतले चपटे सेल्स हैं। ठीक है, जेम्स के जैसे हो सकते हैं, डिस्क के आकार में दिख सकते हैं। और इनका जो रेड कलर है इट इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंट कॉल्ड पोरफायरिन। पोरफायरिन नामक पिगमेंट से ये बने हुए हैं। ठीक है, और ये हमारे हीमोग्लोबिन का ही पार्ट है। ये रेड कलर देने वाला पिगमेंट ही है। उसके बाद इनके जो एवरेज लाइफ है बच्चों, ये सबसे ज्यादा कामकाजी सेल्स हैं, जल्दी घिसते पिटते पुराने होते हैं। लगभग 100 दिन की इनकी एवरेज लाइफ है। ठीक है, 100 दिन बाद ये नष्ट हो जाते हैं और फिर ये शरीर इनको ठिकाने लगा देता है, हमारे लीवर में चल जाते हैं। लीवर इनको तोड़ फोड़ करके बाइल जूस बना देता है, जो कि फैट्स के डाइजेशन में काम में आते हैं। ठीक, तो एवरेज लाइफ कितनी है? तो लगातार नष्ट होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। लगभग रोज हमारे शरीर में 1 मिलियन आरबीसी मारे जाते हैं, इतने नए बन जाते हैं। ठीक, अगर बहुत ज्यादा कमी हो जाए आरबीसी की शरीर में, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी, तो इसको हम बोलते हैं अनीमिया। क्या कहते हैं इसको? अनीमिया। खून की कमी, आंखें सफेद पड़ जाएंगी, चेहरे, ये जो हमारा नाखून है, नाखून पे व्हाइट व्हाइट पैचेस पड़ जाएंगे, तो अनीमिया की निशानी है ये। ठीक, उसके बाद शॉर्टेज ऑफ आरबीसी रिजल्ट्स इन अनीमिया हो गया। और बच्चों काउंट कितना होना चाहिए? अगर हम एक छींटा 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड निकाल ले। 1 मिलीमीटर क्यूब क्या होता है? एक छोटी सी डिब्बिया जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 मिलीमीटर हो। समझ में आ गया? एक डिब्बिया ले ले, 1 मिलीमीटर लंबी, चौड़ी और ऊंची। इस डिब्बे में खून भर दो, 1 मिलीमीटर क्यूब हो गया। इसमें बच्चों आरबीसी की संख्या होती है नियरली 500 करोड़। 50 से 55 लाख, 50 to 55 लाख आरबीसीज दे आर प्रेजेंट इन 1 मिलीमीटर क्यूब। तो ये तो मतलब बूंद भी नहीं है, बूंद से भी छोटा, छींटा है, कतरा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा संख्या में ये होते हैं सेल्स, बहुत ही छोटे होते हैं। दूसरे हमारे प्रकार के सेल्स है डब्ल्यूबीसीज बच्चों, सोल्जर सेल्स। इनको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, इनको हम डब्ल्यूबीसीज या फिर व्हाइट ब्लड कर्पस्कल सेल्स भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनमें न्यूक्लियस होता है। इन सेल्स की विशेषता क्या बच्चों? ये बहुत बड़े आकार के हैं और लगातार ये अपना शेप परिवर्तन करते रहते हैं। समझ में आ गया? इनके साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस बढ़ते घटते रहते हैं और ये अपना शेप बदलते रहते हैं। ठीक है, और लगातार हमारे बॉडी में इधर से उधर ही घूमते रहते हैं प्लाज्मा के अंदर शिकार की तलाश में। कोई इन्वेडिंग जर्म मिल गया, बैक्टीरिया मिल गया, कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब मिल गया, उसको
पकड़ करके हड़प लेते हैं, नष्ट कर जाते हैं, खा जाते हैं उसको, ठीक है, पूरे ही निगल ही जाते हैं उसको, ठीक। तो एक तरह से हमारी बॉडी को रक्षा कवच हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं, बीमारी से बचाते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं, समझ आ गया। सो इर्रेगुलर इन शेप, अपना शेप निरंतर बदलते रहते हैं, जैसे अमीबा होता है ना, अमीबा उसको कोई फिक्स शेप नहीं होता, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा आकार होता है, वैसे ही इनका शेप होता है, निरंतर अपना शेप बदलते रहते हैं, फिक्स नहीं रख पाते। ऑल्सो कॉल्ड, और क्योंकि अमीबा के जैसे अपना शेप बदलते हैं, इनको कहते हैं तैरते हुए अमीबा के जैसे सेल्स, फ्लोटिंग अमीबॉइड सेल्स, शॉर्ट में FAC। बच्चों कई बार अस्पतालों में जाते हो, ब्लड रिपोर्ट्स आती है तो वहां पे WBC नहीं लिखा आता, उसमें कई बार फैक लिखा आता है, FAC, फैक काउंट, फैक मतलब WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स है, सोल्जर सेल्स है, ठीक है। तो ये अगर बहुत कम हो जाता है तो इम्यूनिटी कम है तो बीमारी लग जाती है, ठीक है। तो इम्यूनिटी, तो इसका नॉर्मल जो काउंट होता है 6000 से 10,000 होना चाहिए पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। बच्चों किसी शहर में आम जनता ज़्यादा होती है, ये आम जनता है, ये हमारे सोल्जर्स हैं, सैनिक है, तो सैनिक तो रक्षा वाले कम ही होते हैं, ठीक। तो 6000 से 10,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ये इनका नॉर्मल काउंट है, ठीक है। तो कैसे हैं ये? फ्लोटिंग अमीबॉइड सेल्स कहते हैं। लार्ज इन साइज, बड़े आकार के हैं, चेंज शेप फ्रीक्वेंटली, लगातार अपना शेप ही चेंज करते रहते हैं। न्यूक्लिएटेड, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। हमारे शरीर में कोई भी आक्रमणकारी जर्म या कोई भी बैक्टीरिया कुछ भी घुस गया, वायरस घुस गया, तो इसके प्रति क्या है, ये स्पेशल प्रोटीन्स बनाते हैं, एंटीबॉडीज, इंटरफेरॉन्स। बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी बना देते हैं, वायरस को किल करने के लिए इंटरफेरॉन्स बना देते हैं, और कुछ को तो ये साबुत ही निकल जाते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। तो हमारे शरीर का रक्षा कवच है, सोल्जर सेल्स हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, ठीक है कि नहीं क्या, प्रतिरोध क्षमता प्रदान करते हैं। नॉर्मल काउंट इनका मैंने बता दिया 6000 से 10,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, तो इनसे काफी कम है ये। उसका तीसरा जो हमारा कैटेगरी है बच्चों वो है प्लेटलेट्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये थ्रोम्बोसाइट्स जो है बच्चों न्यूक्लिएटेड सेल्स है, इसमें भी कई कैटेगरीज है हमारे, एसिडोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, कई प्रकार के हैं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, न्यूक्लिएटेड सेल्स, ये ध्यान रखेंगे। और इनका मेन काम क्या है बच्चों, कभी हमको चोट लग गई, इंजरी हो गई, घाव लग गया, खून बह रहा है, तो खून बहने से थोड़ी देर बाद रुक जाता है, अपने आप ही कट लग जाता है ना, तो थोड़ी देर में खून रुक जाता है, तो क्लॉटिंग हो जाती है। तो खून बहना बंद किसके कारण होता है, इसके कारण। तो जहाँ कट लग जाता है, कट जहाँ पे भी लग जाता है वहाँ पे आर पार एक जालीनुमा स्ट्रक्चर बना लेता है ये, कुछ प्रोटीन फिलामेंट्स के जमने से, और फिर खून बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो प्लेटलेट्स जाकर के क्या है, वो क्लॉटिंग करने का काम करते हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर वाउंड हीलिंग एंड ब्लड क्लॉटिंग, खून बहना बंद करना किसी घाव से, और जख्म भरने में, हीलिंग करने में हेल्प करते हैं ये, ठीक है। और इनका जो नॉर्मल काउंट है बच्चों, ये लगभग 2 से 2.5 लाख है प्रति मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। कभी कभी 1.5 लाख तक भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा नीचे गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। नियरली 2 से 2.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होना चाहिए इसका नॉर्मल काउंट। तो ये था बच्चों हमारा पहला जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, कौन सा, ब्लड, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है वो है हमारा बोन्स, ठीक है। उससे पहले हम क्या है, इसके फंक्शंस वगैरह जनरल लिख लेते हैं। ब्लड के जो फंक्शंस है मेन कौन कौन से हैं हमारा, ये आपको मिटाऊंगा अभी मैं, ए हो गया, इसके बाद मैं यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है। ये ब्लड का हिस्सा है, थोड़ा सा रह गया हमारा। फंक्शंस, काम क्या करता है ब्लड, फंक्शंस ऑफ, वैसे तो बहुत सारे हम 10-20 लिख सकते हैं, लेकिन मैं मेन फंक्शन लिखवा रहा हूं, ठीक है कि नहीं, क्या मेन फंक्शन, ठीक है। हमारी जो रेस्पिरेटरी गैसेज है, ऑक्सीजन और CO2, उसके ट्रांसपोर्ट का मेन काम, तो पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन एंड CO2, ये पहला काम है, समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों हमारा जो डाइजेस्टेड फूड, हम जो भी भोजन खाते हैं इंटेस्टाइन में पहुंच के डाइजेस्ट हो गया, उसको एब्जॉर्ब करके टिश्यूज तक पहुंचाने का काम घुल मिल के ये ब्लड ही करता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू वेरियस टिश्यूज एंड सेल्स, पूरे शरीर में अलग अलग टिश्यू सेल्स तक यही ब्लड है जिसमें भोजन घुल करके पहुंचेगा, समझ में आ गया कि नहीं क्या। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट, टिश्यूज में भोजन जाएगा, जलेगा तो हमको क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी निकलेगी, ठीक है, और कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनेंगे। जो भी वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद में, उसको निकाल बाहर करना भी जरूरी है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, तीसरा इंपॉर्टेंट काम, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस
वेस्ट। और एक और लिख सकते हैं वाउंड हीलिंग, इसमें भी हेल्प करता है, ये घाव भरने में भी खून का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना क्या। और उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, पूरे शरीर में घूम घूम के हमारे शरीर का जो तापमान है वो कांस्टेंट बनाए रखता है, बॉडी टेम्परेचर। एक और लिखना चाहते हो लिख सकते हो ट्रांसपोर्ट्स हॉर्मोन्स टू रिक्वायर्ड साइट्स। हॉर्मोन्स बनते तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में है, लेकिन वहां से उनका काम किसी दूसरे स्थल पे होता है, तो ब्लड का जो प्लाज्मा वाला हिस्सा है उसी में हार्मोन घुल करके अपने कार्यस्थल तक पहुंच पाते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये कुछ हमारे मेन फंक्शंस हो गए बच्चों, किसके, ब्लड के, ठीक है। अगला हमारा है बच्चों बोन्स। अगला क्या है हमारा, बोन्स। ये है स्मॉल बी आ जाएगा, ठीक है। पहला ब्लड था, नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों बोन्स, हमारा नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू बच्चों। अब बोन्स बच्चों कठोर होती हैं, तो इनमें जो मैट्रिक्स पार्ट है ना वो कैसा है, सॉलिड है। इसमें लिक्विड था, इसमें क्या आ गया, सॉलिड आ गया हमारा, ठीक है। मैट्रिक्स पार्ट इज सॉलिड। तो ये आ गया हमारा बी, सेकंड पार्ट कनेक्टिव टिश्यू का, बोन्स। और इसके जो सेल्स होते हैं लूजली स्पेस्ड सेल्स, जैसे मैंने ब्लड के सेल्स के नाम बता दिए, बोन्स के जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं उनको, ऑस्टियोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट, दो अलग अलग प्रकार के सेल्स है वो देखेंगे, बोन्स, ठीक है। तो बोन्स में क्या है बच्चों हमारा, ये कैसा है बताओ, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। मैट्रिक्स कैसा है, मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड मेड अप ऑफ, एक मिनरल है कैल्शियम फॉस्फेट, उसका बनता है ये, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट, हमारे दांत हड्डी इसी की बनती है। नाम लिखना है तो ऐसे लिख देना, और फॉर्मूला चाहिए तो कैल्शियम का Ca, फॉस्फेट PO4, कैल्शियम का +2 चार्ज होता है, फॉस्फेट का -3, तो 3 तो इधर लगना है और फॉस्फेट के नीचे 2 लगा देना पड़ेगा। ये हो गया जी हमारा मिनरल, समझ में आ गया, इस मिनरल का बनता है, ठीक है कि नहीं का, कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस का बना हुआ है, समझ में आ गया कि नहीं का। तो ये जो मैट्रिक्स है बच्चों ये सॉलिड है और ये क्या है, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है कि नहीं का। तो इसके जो सेल्स हैं नाम बता दूं मैं, सेल्स आर कॉल्ड, क्या नाम बताया मैंने सेल्स का, ऑस्टियोसाइट्स एंड कॉन्ड्रोसाइट्स। समझ में आ गया, ऑस्टियोसाइट्स एंड कॉन्ड्रोसाइट्स। चलिए फंक्शन बता दें इसका, हमारे बॉडी को इंटरनल सपोर्ट देता है, हड्डियां नहीं होंगी तो हमारा ढांचा तैयार नहीं होगा, हम एक तरह से मांस का लोथड़ा सा बन के नीचे गिर जाएगा, ठीक है कि नहीं का। सो इट प्रोवाइड्स इंटरनल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी, ठीक है। प्रोवाइड्स इंटरनल स्ट्रक्चरल, अंदरूनी जो ढांचा है, फ्रेमवर्क, इसी पे हमारे क्या है, मांस वगैरह, मसल्स वगैरह चिपकी पड़ी हैं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी एंड गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल अंदर से मजबूती देता है। इसी कारण से हम अपने शरीर के शेप को मेंटेन कर पाते हैं, खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी, हड्डियां नहीं होती तो हम अपने आप को सपोर्ट भी नहीं कर पाते, ठीक है, इस शेप में। ये बच्चों हो गया हमारा क्या, बोन्स हो गया। अगला हमारा चलते हैं बच्चों, बोन्स के बाद आता है हमारा कार्टिलेज। क्या आता है, कार्टिलेज। उससे पहले दो और देख लेते हैं, टेंडन एंड लिगामेंट बच्चों। ये हमारे फाइब्रस टिश्यू हैं जो कि अलग अलग प्रकार के टिश्यूज को जोड़ने का काम करते हैं। अब मुझे बताइए ध्यान से, ये हाथ एक हड्डी, दूसरी हड्डी, ठीक है। अब मुझे इस हड्डी को हिलाना है, समझना, आप लोग ये एक्टिविटी कर सकते हो, मुझे इस हड्डी को हिलाना है, ये ऊपर आएगा आर्म, तो अगर ये ऊपर आएगा तो आप गौर करना इसको ऊपर लाने में मदद कौन सा कर रहा है, तो ध्यान देना
इस पार्ट को ऊपर लाने के लिए हमारे इस हिस्से में है चीज जो इसको बुला रही है ऊपर। अब ध्यान से सुनना, यहां पे आप ऊपर हाथ रखेंगे ध्यान से और इसको ऊपर उठाएंगे तो आपको यहां मसल्स जो है ना, मसल्स ये मूव करती हुई लगेंगी। देखो ऐसे करना और हाथ ऊपर उठाना तो आपको क्या लगेगा, हरकत इधर लगेगी। तो हरकत इधर हो रही है, हिल ये रहा है, तो इधर की मसल्स उधर की हड्डी को क्यों हिला पा रही है? तो इस मसल से कुछ फाइबर नुमा स्ट्रक्चर्स हैं जो इस हड्डी से जुड़े हुए हैं। किस हड्डी से जुड़े हुए हैं? इस हड्डी से जुड़े हुए हैं। ये मसल खींचती है तो वो धागे खींचते हैं, धागे खींचते हैं तो क्या ये ऊपर आती है। आपने पपेट्स देखा होगा, कठपुतलियों का खेल होता है, कठपुतलियां डांस करती है। कैसे करती हैं? उनको उंगलियों से धागे से कनेक्शन होता है, धागा कोई खींचता है तो कठपुतलियां उछल कूद करती हैं। तो बस इसी प्रकार का ही सिस्टम है। तो कुछ फाइब्रस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे मसल्स को हड्डियों से जोड़ते हैं और एक हड्डी और दूसरी हड्डी के बीच में भी कनेक्शन है। तो दो अलग अलग प्रकार के फाइब्रस टिश्यू देखेंगे। अब फाइबर दो प्रकार के होते हैं बच्चों, ध्यान देना। एक ऐसा फाइबर है जिसमें इलास्टिक गुण नहीं है, खींचने वाला नहीं है, और एक है जो क्या है, खींचने वाला है। समझ में आ गया? तो इलास्टिसिटी होती है और एक में नहीं होती। ठीक है, तो एक ऐसा फाइब्रस टिश्यू है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, बोन को बोन से जोड़ता है, और एक ऐसा फाइब्रस टिश्यू है मजबूत जो कि क्या है, बोन को मसल से जोड़ता है। समझ में आएगा? और बिना मसल्स के मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो देखेंगे कौन सा वाला फाइब्रस टिश्यू किसको जोड़ता है। एक का नाम है टेंडन, एक का नाम है लिगामेंट। ठीक है, और दोनों में बारीकी से डिफरेंसेस देखते हैं, टेंडन एंड लिगामेंट। ठीक, चलिए मैं मिटा देता हूं इस तरफ का स्ट्रक्चर। टेंडन एंड लिगामेंट देखने जा रहे हैं अगले हम दोनों। फाइब्रस टिश्यू है, फिर देखेंगे हम कार्टिलेज। सी, टेंडन। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा हमारा लिगामेंट। ठीक, अच्छा इससे पहले मैं बता दूं, देखो ध्यान से, एक है बोन, बोन, एक है बोन मसल्स। ठीक है, बोन बोन एंड बोन मसल्स। ठीक है कि नहीं? क्या तो अभी ध्यान देंगे बच्चों, एक टेंडन है और एक है, गौर करना बच्चों, इस स्पेलिंग में देखो एम आ गया, तो एम जिसमें आ गया वो मसल के साथ नहीं जाएगा, वो कहां जाएगा, इधर। और जिसमें एम नहीं है वो कहां जाएगा, इधर। नंबर 1। उसके बाद दोनों में समानता क्या है, फाइब्रस है, खतरनाक मजबूती है, बहुत मजबूत हैं, दोनों गुण हैं, बट दोनों में से एक थोड़ा सा फर्क है। एक में इलास्टिसिटी है थोड़ी सी, दूसरे की लिमिटेड है। इलास्टिक मतलब खींचने वाला जो गुण है वो थोड़ा ज्यादा है, दूसरे में लिमिटेड है। ठीक है, और एक क्या होता है, बिल्कुल स्टिफ है, और एक क्या होता है, फ्लेक्सिबल है। स्टिफ और फ्लेक्सिबल मतलब जैसे बारीक सा तार होता है ना, तार, उस तार को आप ऐसे मोड़ोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे मोड़ोगे तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन एक सिल्की थ्रेड देखो, उसको आप मोड़ नहीं सकते, वो बिल्कुल ही लूज फ्लेक्सिबल होता है। तो एक फ्लेक्सिबल है, एक लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, टफ है। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो हमारा टी है, टी, ये थोड़ा सा टेंडन टाइट है, ये हार्ड है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। जबकि ये क्या, लिगामेंट क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल है। तो ये है थोड़ा सा क्या, इन इलास्टिक एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। और ये कैसा है बताओ, इलास्टिक है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, मजबूती दोनों की है। ठीक है, अच्छी, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यू। चलिए, तो टेंडन पहला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बताओ, टेंडन टेंडन टेंडन, इट कनेक्ट्स बोन टू मसल्स। क्या आएगा, टेंडन, इट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन्स। तो ये मसल ने इस बोन को हिलाया, तो इस मसल से कुछ फाइब्रस टिश्यू है जो कि इस वाली हड्डी से जुड़े हुए हैं। ये फाइब्रस टिश्यू क्या है बच्चों, ये है हमारा क्या है, टेंडन। अब ये फाइब्रस टिश्यू इलास्टिक नहीं होना चाहिए बच्चों। एक काम करेंगे, चलो आपको अगर इस चीज समझनी है ना, आप अपना घर का दरवाजा बंद कर देना, उस दरवाजे पे दो दरवाजे अलग लेना। एक दरवाजे पे बच्चों एक आप रबर बैंड डालना, ठीक है, इलास्टिक वाला, और उस दरवाजे को अगर आप खींचने की कोशिश करोगे ना रबर बैंड से, तो अगर दरवाजा भारी हुआ ना तो रबर बैंड तो खिंच जाएगा, दरवाजा नहीं खुलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि दरवाजा खुल जाए खींचने से, तो उस पर आपको एक ऐसी रस्सी लगानी पड़ेगी जो खींचती नहीं हो, नायलॉन की जैसी। तो खींचा
तो तुरंत ही दरवाजा खिंच जाएगा। तो यहाँ पे हमको इस मसल को, इस हड्डी को हिलाना है इन मसल्स के माध्यम से, तो जो फाइबर है ना वो हमारा इनइलास्टिक होना चाहिए कि ये जैसे ये पिच के मसल्स श्रिंक हो, कॉन्ट्रैक्ट हो तो तुरंत ही हिल जाए। अगर ये इलास्टिक गुण होगा तो गड़बड़ होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा तो पहले इंपॉर्टेंट चीज है, समझा क्या? तो टेंडन क्या है? मसल को किससे जोड़ता है? बोन से जोड़ता है, ठीक है, टेंडन। उसके बाद ये कैसा है? नॉन इलास्टिक है और लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने बता दिया। टेंडन जो होता है इन इलास्टिक या फिर नॉन इलास्टिक एंड हैज लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब समझा क्या? लचीलापन बहुत ही कम है इसके अंदर, ठीक है कि नहीं क्या? ओके। और मजबूती के मामले में बराबर के हैं ये, ठीक है कि नहीं क्या? इट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, इट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। ओके, चलिए इसी प्रकार से हमारा जो डी आता है बच्चों वो है लिगामेंट। तो याद रखेंगे टी फॉर टाइट, फ्लेक्सिबल नहीं है। एल लूज, लचीला, एल फॉर लचीला, याद रहेगा, एल फॉर लचीला। चलिए अब देखो इसमें एम आ गया, तो एम वाले में एम नहीं देना, तो मतलब बोन टू बोन कनेक्ट्स बोन्स टू बोन्स। बच्चों हमारे हाथ की ये हड्डी आपस में जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे कोई एक मजबूत स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें थोड़ा बहुत इलास्टिक गुण भी होना चाहिए, ठीक है। अब हड्डी से जुड़ी होती है। अब बच्चों आप ध्यान देना, एक पानी से भरी हुई बकेट 15-20 लीटर की आप उठाते हो ना, तो नीचे वाली हड्डी ने उसको उठा लिया, लेकिन इस हड्डी से ये वाली हड्डी भी तो जुड़ी हुई है, तो हमारी ये हड्डी निकल के तो बाहर गिर नहीं जाती। इस हड्डी के कारण इस हड्डी और इस हड्डी के बीच में कहीं तो कनेक्शन होगा ना, तो वो थोड़ा इलास्टिक जो गुण है वो इसके कारण होता है, ठीक है। तो लिगामेंट जो होता है वो बोन किसको जोड़ता है? बोन्स को बोन्स से जोड़ता है। बहुत मजबूत स्ट्रक्चर है, समझ आ गया? थोड़ा बहुत इसमें इलास्टिक गुण भी होता है, ठीक है कि नहीं क्या? तो ये किससे? टेंडन से ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है। तो इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल, एंड इट ऑल्सो हैज कंसीडरेबल स्ट्रेंथ। ग्रेट भी ले सकते हो। इसकी भी स्ट्रेंथ क्या होती है? काफी होती है। क्लियर है? इसकी भी स्ट्रेंथ काफी होती है, ठीक। चलिए तो ये मिटा दिया जाए, याद रखेंगे। एम में एम नहीं, देखो बोन दोनों में ही है ना, तो एम में मसल्स नहीं है और जिसमें एम नहीं है उसमें एम दे देना, ठीक। तो बस ये इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो आप लोग। चलिए ये आ गया हमारा क्या? टेंडन एंड लिगामेंट हो गया। और दोनों ही कैसे टिश्यूज है बच्चों? फाइब्रस टिश्यू है। तो ये कॉमन चीज आ गई है ना, रेशेनुमा, फाइब्रस टिश्यू। और ये भी कैसा है? फाइब्रस। तो एक तरह से सिलाई का काम करते हैं ना, जोड़ने का। एक कपड़े के पीस को दूसरे से जोड़ना है तो सिलाई तो करते हैं हम। ये पॉकेट है, पॉकेट शर्ट से कैसे जुड़ी हुई है? सिलाई लगी हुई है। तो बस इस प्रकार से धागे नुमा स्ट्रक्चर्स ही हैं। तो इनफैक्ट हम पढ़ ही रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव में कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा है कार्टिलेज। बच्चों अभी तक हम पढ़ चुके फ्लूइड मैट्रिक्स, ब्लड, सॉलिड मैट्रिक्स, बोन्स। अब हम देखते हैं जेली लाइक मैट्रिक्स। कुछ ऐसे भी टिश्यू होते हैं हमारे कनेक्टिव लूज सेल्स है, और उनके जो बीच में मैट्रिक्स है बच्चों, ना तो उसमें कैल्शियम फॉस्फेट सॉलिड, ना उसमें पानी, उसमें क्या? जेली। अब ये जेली बनती है बच्चों प्रोटीन और शुगर की, प्रोटीन्स और शुगर की, इनके मिक्स से हलवा नुमा स्ट्रक्चर, जेली जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस प्रकार की जेली लाइक मटेरियल यदि मैट्रिक्स के रूप में भरा होगा, तो जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू तैयार होगा उसको बोलते हैं कार्टिलेज। ये सॉफ्ट हड्डी के जैसा होता है बच्चों, ठीक है कि नहीं? आप अपने ईयर को पकड़ के अगर सपोज उसको फोल्ड करोगे तो बहुत इजीली देखो मुड़ जाता नहीं है। अब ये ना तो ये हड्डी हार्ड है, ना ये इसको लिक्विड बोल सकते हैं। तो ये जो जेली नुमा स्ट्रक्चर है, नोज आपके देखो, ठीक है कि नहीं? नोज आपका जो विंड पाइप है उसकी जो चारों तरफ रिंग्स होती है, कार्टिलेज की रिंग्स, हाँ, तो ये क्या कहलाता है? कार्टिलेज। जो छोटा बच्चा होता है ना बच्चों, 1-1.5 महीने का, बिल्कुल यंग वन, उसकी हड्डियां अधिकतर जो होती है हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट ही होती हैं।
उसकी हड्डियाँ क्या होती हैं, स्पंजी होती हैं। इवन वो चारपाई से गिर भी जाता है तो उसको फ्रैक्चर नहीं होता, पता है, स्पंजी होती हैं। कई बार सीढ़ियों से लौटता वो फुटबॉल की तरह बच्चा आ जाता है लेकिन उसको लगती नहीं है चोट, फ्रैक्चर नहीं होता। और कोई एक बड़ा बुजुर्ग पर्सन सीढ़ियों से लोटपोट होता हो जाएगा तो कई जगह हड्डियाँ उसकी क्रैक हो जाएंगी। तो वो क्या होता है, मोस्टली कार्टिलेज होती है। उसमें क्या अभी भी कैल्सिफिकेशन नहीं हुआ, मिनरल्स डिपॉजिट नहीं हुआ, तो हड्डियाँ आगे चल के यही कार्टिलेज बाद में बोन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो कार्टिलेज, ठीक है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं बोन्स का अर्ली स्टेज है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है कैसी है बच्चों, लूजली स्पेस सेल्स तो हैं, और मैट्रिक्स कैसी है, जेली लाइक मैट्रिक्स है, ठीक है नहीं क्या। तो सेल्स लूजली स्पेस्ड, ठीक है, एंड मैट्रिक्स सेमी सॉलिड एंड कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर, ओके। प्रोटीन और शुगर की क्या बनी हुई है, ये मैट्रिक्स बनी हुई है, ठीक है, ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट बच्चों, हमारी हड्डियां होती है ना, हड्डियां, ये हड्डी है, ठीक है। इस हड्डी के जो एंड्स होते हैं बच्चों बहुत नुकीले होते हैं। हड्डी के जो एंड्स होते हैं ना बहुत वैसे नुकीले होते हैं ये ऐसे। अब ऐसे दो एंड्स, एक दूसरी हड्डी है, इसके एंड्स ऐसों को चिपकाने में बहुत जोर आएगा, जोड़ने में। तो ये कार्टिलेज क्या करता है, हड्डी के जो कॉर्नर किनारे होते हैं ना, इसके चारों तरफ ये एक स्मूथ सा ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है। उसके बाद एक हड्डी दूसरे हड्डी के साथ ऐसे जॉइंट बना लेती है। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो अगर ऐसा खुरदरा होगा तो एक दूसरे को ये घिसेंगी, काटेंगी। तो ये जो होता है ना, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये क्या है बच्चों, ये है कार्टिलेज। समझ में आ गया। तो आप चाहो तो डायग्राम बना लेना। तो ये क्या मैं ले सकता हूँ, हड्डियों के जो एज होते हैं, एंड्स होते हैं, उसको स्मूदन करता है, स्मूथ करता है, उसको क्या है, स्मूथ करने का काम करता है, खुरदरे से उसको सॉफ्ट कर देता है। तो इसको आप डायग्राम बना लेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूँ, जगह चाहिए मुझे, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, अगला पॉइंट है, इट स्मूदन्स द बोन सरफेसेस एट जॉइंट्स। इट स्मूदन्स द बोन सरफेसेस, या फिर हम बोल सकते हैं एंड्स। कहां पर, एट जॉइंट्स। जॉइंट्स पे, जहां जॉइंट होते हैं ना, एंड्स होते हैं, वहां पे उसको स्मूथ करने का काम करता है कार्टिलेज, ठीक है। और मैंने बता दिया कहां कहां होता है ये, प्रेजेंट इन ईयर, नोज, लैरिंग्स। लैरिंग्स होता है बच्चों वॉइस बॉक्स, हमारा ये जो है ना उठा हुआ जो रीजन है गले के पास, थ्रोट के पास, ट्रैकिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। क्या हो गया, ईयर में होगा, नोज में होगा, लैरिंग्स में होगा, एंड ट्रैकिया। ट्रैकिया हम विंड पाइप को भी बोलते हैं। लंग्स के अंदर जो हमारा थ्रोट है ना, थ्रोट में जो विंड पाइप है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। बाद में यही आगे चल के दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकस, जो कि एक एक लंग में जाएगा, ठीक है ना, ट्रैकिया। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, विंड पाइप, ठीक है ना। तो इनमें होता है, और कुछ तो इतने फ्लेक्सिबल हैं ईयर और नोज के, इनको तुम फोल्ड भी कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है कि नहीं का। सम आर वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है कि नहीं का, एंड कैन बी फोल्डेड इजीली। सम कार्टिलेजेस आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड easily, as in nose। आप फोल्ड कर सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो, ईयर, etc। तो आसानी से मुड़ जाएगा, पिलपिला होता है, ठीक। ये हो गया बच्चों हमारा फिफ्थ वाला कार्टिलेज। दो रह गए हमारे, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। तो मैं इधर का रब कर देता हूं, ब्लड वाला पार्ट। एरियोलर टिश्यू बच्चों ये रिपेयर टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यू है, एरियोलर टिश्यू। ई के बाद में आ जाएगा हमारा एफ, एरियोलर टिश्यू। कैसा टिश्यू है ये, फाइब्रस। इट इज अ फाइब्रस टिश्यू। और ये नॉर्मली बच्चों स्किन और मसल्स के बीच में मिलता है। मैंने आपको बताया था इपीथीलियम और उसके नीचे मसल्स होते हैं, तो उसके बीच में जो बताया था ना फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो ये है फाइब्रस टिश्यू फाउंड बिटवीन
स्किन एंड मसल्स, समझ में आ गया? ये हमारा स्किन की मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा स्किन है। ठीक है, तो और नीचे हमारे क्या बच्चों, मसल्स आ जाती हैं ऐसे। ये मसल्स हैं। तो स्किन और मसल्स के बीच में क्या है, ये फाइब्रस टिश्यू होता है। ठीक है, इस जगह पे होता है फाइब्रस टिश्यू। समझ में आ गया? ये स्किन है, ये मसल्स हैं, ये बीच में है। तो मैंने बताया था इपिथेलियम इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय मींस ऑफ ए फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो यही चीज है। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है वैसे, बस समझाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये कहाँ होता है, स्किन और मसल्स के बीच में धसा है, बिल्कुल सैंडविच की तरह। ठीक है कि नहीं? क्या और भी ये जगह जगह फैला हुआ, हमारी बोन मैरो के अंदर होता है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के चारों तरफ होता है। ऑल्सो फाउंड इन बोन मैरो, बोन मैरो में होता है ये। उसके बाद कहाँ होता है, अराउंड हमारे जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं, इनके चारों तरफ इसकी पैकिंग होती है। ठीक है, अराउंड द ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरीज और वीन्स एंड नर्व्स। नर्व्स हमारे क्या होते हैं, नर्व सेल्स जो होते हैं उनकी एक तरह से लंबी एंड टू एंड ट्रेन ही होती है। ठीक है, तो एक तरह से हमारी बॉडी के इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स की तरह जो मैसेज इधर से उधर लाने ले जाने का काम करते हैं। बाद में न्यूरॉन का मैं स्ट्रक्चर बनवा दूंगा। ठीक है, तो बोन मैरो में होता है, ब्लड वेसल्स के चारों ओर, और साथ में ये नर्व्स के इर्द गिर्द भी होता है। ठीक है कि नहीं? क्या हमारे ऑर्गन्स की वॉल के अंदर होता है। ठीक है, इट फिल्स द स्पेस, it fills the space inside and around the organs, inside and around the organs। ऑर्गन की जो वॉल होती है ना, वॉल जैसे हमारा स्टमक की वॉल के अंदर बीच में स्टमक की अंदर वाली लेयर होगी, मसल्स होंगे, उसके बीच में भी धसा होगा, तो उसकी वॉल के अंदर भी होता है ये। ठीक है कि नहीं? क्या और इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट देता है, मजबूती देता है। ठीक है कि नहीं? इट फिल्स द स्पेस इनसाइड एंड अराउंड द ऑर्गन्स एंड प्रोवाइड्स इंटरनल सपोर्ट टू देम। ये बिल्कुल वैसे ही बच्चों जैसे टायर देखा होगा आपने, टायर को मजबूती देने के लिए उसके अंदर कुछ पता है, तार होते हैं, मेटेलिक वायर्स होते हैं, जो उसको नायलॉन के धागे होते हैं, बस इसी प्रकार से है तो मेम्ब्रेन, बट अंदर से ज़्यादा मजबूती देने के लिए उनकी वॉल के अंदर ही धसे होते हैं, चारों ओर भी होता है उनका। ठीक है, और इसका मेन काम क्या है, रिपेयर में हेल्प करता है। और ये क्या है, रिपेयर टिश्यू है। ठीक है, इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज, इट टूट फूट सुधारने वाला, हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ये हमारा था बच्चों एरियोलर टिश्यू। ठीक है कि नहीं? क्या इसमें अलग अलग हिस्से हैं, फिर बाद में देखेंगे, 10th क्लास में डिटेल में आएगा। तो इसमें कई प्रकार के हमारे फाइबर्स होते हैं, इलास्टिन, कोलेजिन फाइबर्स। तो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कंटेन्स इलास्टिन एंड कोलेजिन fibers, mast cells, macrophages, ये कुछ इसके कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है कि नहीं? क्या तो ये फाइब्रस टिश्यू है। एक हमारा इलास्टिन जो होता है, ये इलास्टिक फाइबर है, ये हमारा इन इलास्टिक फाइबर, येलो कलर का फाइबर है, ये खिंचता नहीं है। ठीक है, और मास्ट सेल्स हैं, ये हमारे कहीं पे जैसे चोट वोट लग गई तो सूजन जो होती है वो इनके कारण होता है। ये मास्ट सेल जो होता है, ये जिस जगह पे भी हमको चोट वोट लगी उस जगह आके जमा हो जाते हैं, उससे सूज जाता है चीज़, तो ये चीज़ तो फिर रिपेयर में भी काम करते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट हमारा है बच्चों, एरियोलर के बाद में था एडिपोज टिश्यू। एडिपोज ये बच्चों स्किन के नीचे होता है और ये फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं। समझ में आ गया? एडिपोज टिश्यू, इसके जो सेल्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स। इट्स सेल्स आर कॉल्ड एडिपोसाइट्स, ADIPOCYTES। इनका मेन काम सिर्फ और सिर्फ फैट्स को जमा करना होता है बच्चों। ये सेल ऐसा है बड़ा सारा, ठीक है कि नहीं? अब होता क्या है इसमें, ध्यान से सुनना, ध्यान से, इसमें इतना बड़ा सारा एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, ये फैट है। क्या है ये? फैट है। और इसके कारण बेचारा न्यूक्लियस जो होता है वो साइड में खिसक जाता है, और इसके कारण बच्चों ये ना एक अंगूठी की तरह लगता है, रिंग की तरह लगता है जिसमें नगीना लगा हुआ है। समझा गया? तो इसकी अपीयरेंस कुछ कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ये फैट है और ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है।
तो बस इसमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। दे आर ओनली द फैट स्टोरिंग सेल्स। स्किन के नीचे होता है। कहां होता है ये? स्किन के नीचे होता है, ठीक है। सो इट इज फाउंड अंडर द स्किन एंड हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनके वॉल्स में भी होता है, ठीक है। फाउंड अंडर द स्किन एंड बिटवीन ऑर्गन्स के बीच में भी, हमारा बेली स्टमक है, दो ऑर्गन्स उसके बीच की जगह, उसमें भी खूब सारा मिलता है, देख लो। एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। तो चर्बी जमा करने का काम करता है बच्चों ये, ठीक है कि नहीं? फैट्स। द सेल्स स्टोर फैट ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स मतलब बड़ी बड़ी बूंदें, ड्रॉप्स या ड्रॉपलेट्स, फैट ग्लोब्यूल्स। और फैट जो होता है हमारी बॉडी में इंसुलेटर का काम करता है, हमको ठंड से बचाता है, समझ में आ गया? तो जो मोटा तगड़ा पर्सन होता है, चब्बी पर्सन होता है, उसको ठंड नहीं लगती, ठंड में आसानी से, ठीक है कि नहीं? का सो फैट नहीं, फैट्स एक्ट एज थर्मल इंसुलेटर्स फॉर बॉडी। और कभी कभी फैट्स क्या होते हैं? एनर्जी भी देते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है कि नहीं? क्या तो ये थे बच्चों हमारे डिफरेंट प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे, ठीक है कि नहीं? क्या तो पहला हमने क्या पढ़ा? हमने पहला पढ़ा ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स देखे। उसके बाद हमने पढ़ा क्या? बोन्स। फिर हमने पढ़ा टेंडन, लिगामेंट। फिर हमने कार्टिलेज पढ़ा। फिर हमने 6 नंबर एरियोलर टिश्यू जो रिपेयर टिश्यू है हमारा, फाइब्रस। और लास्ट वाला हमारा क्या है? एडिपोज टिश्यू बच्चों, ठीक है। इसके बाद हमारे 2 प्रकार के टिश्यू रह गए हमारे, मस्कुलर टिश्यू रह जाएगा और नर्वस टिश्यू रह जाएगा। इसको हम करेंगे अगले 2 अलग अलग सेपरेट वीडियोस बनेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। सारे ऐसे डिटेल टॉपिक्स हैं, तो बच्चों इसको आप अच्छे से समझ करके नोट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।